वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट। अब तक हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, बेसिक्स हम लोगों ने ऑडिट के पढ़े एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ऑडिट का एडवांटेज पढ़ा कि ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब हमने डिस्कशन करा। सो नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट। अच्छा, पहले एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता था आपके एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अभी वो टॉपिक को तो इन लोगों ने जो है साइड कर दिया, बट अभी स्कोप ऑफ ऑडिटर वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और स्कोप ऑफ ऑडिट में मालूम है आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता। मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कोप में क्या नहीं आ रहा है। राइट, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ एक्चुअली ऑडिट को लेकर एक लोगों के मन में एक है ना, एक मिसकंसेप्शन है। उनको ऐसा लगता है कि ऑडिटर ने जब ऑडिट करा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाइक सब कुछ उसने चेक कर लिया, सब कुछ करेक्शन कर दिया। मतलब दे डू नॉट बिलीव लाइक द ऑडिटर कम्स, एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन सिंपली, वी डोंट मेक करेक्शंस इन द रिकॉर्ड। लेकिन लोगों को ऐसा दिमाग में है, उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट है कि ऑडिटर को पता नहीं वो लोग क्या समझ रहे हैं कि ऑडिटर आएगा, रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा और उसमें जो कुछ भी गलत होगा सब सही कर देगा। लाइक हम सही करने नहीं आते हैं। हमारा काम आपके रिकॉर्ड्स को सही करना, इंप्रूव करना या बेटर करना नहीं है। हमारा काम तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करके ये बताना वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोगों को बहुत सारे फ्रॉड्स मिलते हैं, एरर मिलते हैं, वो हम आपको बताते हैं। और इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस मिलता है, वो हम आपको बताते हैं, तो यू कैन इंप्रूव इट फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वहां पर आई ही इसी ले रहे हैं क्योंकि हम आपके रिकॉर्ड्स को सही कर दें। राइट, रिकॉर्ड्स को सही करना इज नेवर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिट का कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एक बात ध्यान रखिए। अब और स्कोप में भी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या हो सकती हैं जो ऑडिटर को शायद उसके लिए करना पॉसिबल ना हो, हमारे स्कोप से बाहर आए। रीजन क्योंकि कहीं पर अगर कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंसी चाहिए जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या टेक्निकल नॉलेज से ही आती हो, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट डू दैट। तो कुछ बातें हैं जो हमको पढ़नी है कि स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं आता। खैर, हम इसके बारे में बात आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्कोप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। स्कोप का मतलब द रेंज और रीच ऑफ समथिंग। राइट, ये स्कोप का जनरली मतलब है। हम अगर कॉमन सेंस या कॉमन भाषा में बोलें, ग्रामेटिकली अगर इसका मीनिंग लें, तो स्कोप का मतलब है कि आपकी रीच कहां तक है, क्या पर्टिकुलर चीज आप कवर कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर चीज आप कवर नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग स्कोप कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, जनरली द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। करेक्ट, जनरली तो हमारा यही काम है। राइट, एंड द कॉन्फिडेंस इज एनहांस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ये भी बिल्कुल ठीक है। राइट, इन अकॉर्ड, बस उसके आगे वो हमने जो पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एज पर एफआरएफ और नॉट, ये बात तो ठीक है यहां तक। नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ सकता है, एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है। अब जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे इसका स्कोप के साथ में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। स्कोप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर हम स्कोप की बात करें तो लाइक, तो फिर ये लिखा क्यों? कई बार क्या होता है ना, आंसर को बढ़ाने के लिए लिखना जरूरी होता है। लाइक ये पैरा जो है स्कोप से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट अब मान लो एक 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसने स्कोप में कोई 1 या 2 पॉइंट पूछे, लेकिन अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये उसको इनहांस करने के लिए, दैट्स इट। और इसका स्कोप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बात हम पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता है। और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस लिए बढ़ता है क्योंकि वो ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने नहीं बने। ठीक है, शेयर होल्डर और या बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ये भी हमें पता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं। तो एफआरएफ का मतलब भी हमको पता है। एफआरएफ का मतलब हम और क्लियर कर लेते हैं। इस पे एक छोटा सा अगेन एक एमसीक्यू बन सकता है। होता है क्या एफआरएफ? हमने पीछे डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का फॉर्मेट, एंड नॉट ओनली द फॉर्मेट बट बियॉन्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट तो एक छोटी बात हो गई, फॉर्मेट के साथ साथ वो आपको बताता है उसमें क्या क्या आता है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का पूरा जो बेस है वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मिलता है। राइट, सी इट इज द फ्रेमवर्क और फॉर्मेट, हम यूज कर सकते हैं एक वर्ड फॉर्मेट, adopted in preparation and presentation of financial statement, which is acceptable, right, in view of nature of entity and objective of financial statement and required by law। अब देखो, जनरली एफआरएफ रिक्वायर्ड बाय लॉ ही होता है, लेकिन बहुत सारी एंटिटीज ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता या उनके लॉ में एफआरएफ के बारे में कोई बात नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर्म पे पार्टनरशिप एक्ट लगता है बट देयर इज नो एफआरएफ। एलएलपी पे एलएलपी एक्ट लगता है, देयर इज नो एफआरएफ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लगता है, नो एफआरएफ।
कंपनी के किस में है, क्योंकि कंपनीज एक्ट उसके अंदर दे रखा है। बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में फॉर्मेट है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है। सो अब जिनके लिए है उनका तो एफआरएफ उनके लॉ में है, जिनके लिए नहीं है वो लोग अपने हिसाब से अपना कोई भी फॉर्मेट चूज करते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो फॉर्मेट एंटिटी के नेचर एंड एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने को लेकर उससे मैच करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव मतलब किस पर्पस को लेकर आपके दिमाग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए कि वो फॉर्मेट हम ऐसा चूज करें जो उस ऑब्जेक्टिव से मैच करे। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। सो एप्लीकेबल एफआरएफ जो है वो या तो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड होता है या वो प्रिस्क्राइब्ड होगा, लाइक एंटिटी खुद चूज करेगी। अब आप देखेंगे तो अब तक जो हमने कंटेंट पढ़ा इसका स्कोप से कहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, खास तौर पे ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये नीचे के जो 2 पॉइंट है इनका तो स्कोप से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये तो एक अलग टॉपिक हो गए, नॉट रेलेवेंट टू स्कोप। आप मेरे से ये पूछें इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, आप चाहें तो आगे लिख भी लीजिए। लिखना क्यों है, अब होगा ये कि अभी तो आप यहां पर हैं क्लास में, अभी तो आपको मेरी बात याद रहेगी, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो स्कोप से रिलेटेड नहीं है, क्या करें। फिर मुझे मैसेज करोगे या फिर पूछोगे यहाँ वहां कहीं, या फिर कुछ और करोगे या फिर कट लगा दोगे। तो हमने पहले इसको क्लियर करा, स्कोप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वाले का भी स्कोप से तो लेना देना नहीं है, नॉट रेलेवेंट टू स्कोप। लेकिन बट स्कोप के क्वेश्चन में अगर आता है स्कोप के ऊपर क्वेश्चन, तो स्कोप के क्वेश्चन में इंट्रो में लिखना ही है, ठीक है। कुछ बातें बेटा हमको इसलिए भी करनी पड़ती, फॉर्मेलिटी है नहीं, जैसे रिश्तों में निभाते हैं ना फॉर्मेलिटी, ऐसा आईसीआई भी आपके साथ निभाता है। इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो आंसर शीट जो उनके पास में आएगी उसमें लिखा रहेगा, तो बेवजह आपका 1 नंबर कटेगा, इसलिए फायदा नहीं। अब आते हैं हमारा मेन मुद्दे पर, स्कोप में क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड, राइट। क्या आता है देखो, मैंने आपको भी कहा था ना एक टॉपिक है जो लोगों ने हटा दिया, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, यहां आ गया देखो क्या, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। अब आपको एक बार के लिए हो सकता है ऐसा लगे कि यार ऑल एस्पेक्ट मतलब हम तो वैसे भी सारे एस्पेक्ट कवर करते ही होंगे ना, हाँ, लेकिन आप एस्पेक्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं। जब मैं आपको ये लाइन बोलता हूं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है, जब मैं आपको लाइन बोलता हूं कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है, तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है, पहला थॉट आपके दिमाग में आता है कि हम लोगों को जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन है, वो चेक करना है। यानी हमारे दिमाग में जो एक इमेज बन रही है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, ये आप उसके बाहर नहीं जा रहे हो। लेकिन एक एंटिटी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एंटिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा वो बहुत सारी चीजें और हैं। क्या वो ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है? कुछ रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को देखो इन्होंने क्या लिखा, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। ये कहते हैं सारे एस्पेक्ट्स कवर हो, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज्ड ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी है, टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स बट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक एंटिटी में तो बहुत सारी चीजें, हम सारी चीजों को चेक करेंगे क्या? नहीं, अभी हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो एक तरफ तो उन्होंने बोला ऑल एस्पेक्ट्स, बट इट इज अ ब्रॉडर टर्म एज वेल एज स्मॉलर टर्म। ब्रॉडर टर्म इन द सेंस लाइक ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने, अग्री, ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने मतलब ऑल एस्पेक्ट्स, ये एक बात हो गई। अब इन एस्पेक्ट्स को कवर करते करते हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो एस्पेक्ट ऑडिट से रेलेवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कोई चीज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट ही नहीं है तो उसमें आपको क्यों जाना है फालतू में, राइट। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर क्या है, हमें क्या लेना देना, हमें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट को आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ वो देखना है। आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, किसको बेचते हो, आप रिटेलर मैकेनिज्म है या होलसेलर रिटेलर मैकेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर मैकेनिज्म है, हमें क्या लेना देना, आपके क्या तरीका है माल को बेचने का। हमें तो इस बात से मतलब है कि उसका खर्चा क्या प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, तो उस एस्पेक्ट को कवर नहीं करना। तो फिर कौन सी एस्पेक्ट्स हैं ऐसी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते समय, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाला तो एस्पेक्ट है ही, वो तो चेक करना ही, उसके अलावा कौन सा एस्पेक्ट और है। सो अदर एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम तो फिर भी आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम
सी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है एक एंटिटी लगाती है, हमने पीछे पर डिस्कस किया था शायद। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको एंटिटी यूज करती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर और मिस स्टेटमेंट। क्या कोई एंटिटी चाहती है कि उसके मिस स्टेटमेंट्स हो रिकॉर्ड्स में? कोई नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि मिस स्टेटमेंट्स ना हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बिना मिस स्टेटमेंट्स के बन जाए, बिना फ्रॉड एंड एरर के बने, कोई ना फ्रॉड एंड एरर ना हो, ये सब चाहते हैं। तो एंटिटी बकायदा उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं। कोई भी सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज लाइक अ सिस्टम, कल डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, वो सिस्टम जो फ्रॉड एंड एरर को रोके। फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोमेट्रिकल लगाया, नाउ व्हाट इज बायोमेट्रिकल? इट इज एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्यों? क्योंकि इंप्लॉइज टाइम पर है, फ्रॉड ना हो। अकाउंट्स में आप टैली लगा रहे हो, टैली यूज कर रहे हो, तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही आपके फ्रॉड्स एंड एरर के चांसेस कम होंगे, ये तो हम जानते हैं। और अगर फ्रॉड एंड एरर के चांसेस कम होंगे तो हम लोगों के लिए उतना ही इजी है, उतना ही हम लोगों के लिए इजी क्या हो गया, हम लोगों को अब उस एंटिटी में ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा। लाइक बाय एग्जामिनिंग ओनली फ्यू ट्रांजेक्शंस, बाय एग्जामिनिंग ओनली फ्यू ट्रांजेक्शंस यू कैन रिव्यू द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? तो ये अच्छी चीज है ना, इसीलिए आपको देखना चाहिए इस तरह की जो एस्पेक्ट है, मतलब जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्टली कनेक्शन है, उन एस्पेक्ट्स को आपको अपनी ऑडिट में कवर करना चाहिए एक बार। सेकेंड, reliability and sufficiency of financial information. Auditor should reasonably satisfied that information contained in underlying records and other source data is reliable and sufficient. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो आपके ट्रांजेक्शंस जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, उन वो रिलायबल होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर वो रिलायबल एंड सफिशिएंट नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को आपको नहीं चेक करना, क्योंकि देखो हम जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट नहीं है तो फिर उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब उसको चेक आपको करना पड़ेगा, और वो फिर अगेन इसी पर डिपेंड करेगा। अगर आपका अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रिलायबल होगी। देखो लिखा भी, दिस कैन बी डन बाय स्टडिंग असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये तो बहुत सिंपल से, अगर अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, जैसे देखो बायोमेट्रिकल वाला मैंने बताया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आप चेक करके देखो ना, खुद उसको ऑपरेट करके देखो। आप उसमें आप अपनी आईडी बनवाओ, उनसे बोलो कि मेरी आईडी बनाओ, उसके बाद आप उसके अंदर ट्रांजैक्शंस मतलब लाइक पंचिंग करके देखो, अपनी घड़ी से मैच करो, जो टाइम आपकी वॉच में है जिस समय आपने पंचिंग करा उसी समय जो वहां पे टाइम होगा वही उसमें भी होना चाहिए। सो आपके अलावा लाइक कोई अननोन पर्सन का रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो, इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करके देखना पड़ता है हमें, उससे आपको पता चलेगा, राइट? थर्ड, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ये चेक करना भी आपके स्कोप में आता है। देखो ये सब हमारा काम है, ये इनको चेक करना, यानी आपको एंटिटी की सारी एस्पेक्ट्स चेक करनी है, नॉट ऑल बट वो सारी एस्पेक्ट तो चेक करोगे ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। खाली ऐसा नहीं करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर लिया, छुट्टी, अभी आप इंटरनल कंट्रोल को देख नहीं रहे, अकाउंटिंग सिस्टम को आप नहीं देख रहे। आपने कहा मैं तो ऑडिटर हूं, मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिट करना है, तो मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर लिया, बस ऐसा नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब इट इज टू बी लाइक अंडरस्टैंड इन अ ब्रॉडर सेंस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हर चीज को एग्जामिन करना है, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो या अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाहर मत जाओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बाहर मत जाओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें जो नहीं है उनको मत देखो, बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली चीज तो देखोगे ना। दूसरी, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी करनी पड़ेगी, आपका काम है। अरे जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप ये चेक करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं या नहीं देते, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट और नॉट, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, यही आपने नहीं देखा। थर्ड, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने ये चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉपर, मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने देखी वो सही है, सारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो भी रिकॉर्ड्स है वो ठीक है, उनमें जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है वो भी सही है, सब कुछ ठीक है, आपने देखा है भी, एक्चुअल में है भी, सब कुछ ठीक है। बट आपने सब कुछ चेक कर लिया, जनरल एंट्री सारी ओके है, लेजर भी ओके है, उनके सोर्स डॉक्यूमेंट भी है, कोई फर्जी ट्रांजेक्शन नहीं। बट जस्ट इमेजिन अगर उनका P&L बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, राइट? स्टैचू में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों के हाथ में क्या जा रहा है, जनरल एंट्री नहीं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये तो जाता नहीं, उनके हाथ में जाता है P&L बैलेंस शीट। अब आप सोचिए अगर आपने P&L बैलेंस शीट, आपने इंफॉर्मेशन चेक कर ली वो करेक्ट है, P&L बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन है
वो प्रेजेंटेशन सही नहीं करा, उसका प्रेजेंटेशन जैसा होना चाहिए था वैसा है ही नहीं, तो आप मुझे बताओ कि फिर क्या फायदा। जो जो चीज अल्टीमेटली लोगों के हाथ में गई उसमें ही इंफॉर्मेशन अगर ढंग से नहीं गई तो क्या फायदा, नहीं। तो इसीलिए हमें यह भी चेक करना है कि उसका प्रेजेंटेशन सही हो। अब प्रेजेंटेशन सही हो मतलब स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे अभी हमने बोला कि शेड्यूल 3 है, तो अब अगर आप कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो इट इज पार्ट ऑफ योर स्कोप, इट इज पार्ट ऑफ योर ऑडिट कि आप ये देखो कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंट की गई या नहीं की गई। जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट, अगर कहीं पे भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जजमेंट मतलब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं बेटा जिनका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट वो हम लोगों को मेजर करना होता है कोई असेसमेंट के आधार पे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, राइट। किसी एसेट की लाइफ असेस करनी है, कौन सा काउंटिंग पॉलिसी लगाएं, कौन सा काउंटिंग मेथड फॉलो करें, राइट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, स्टॉक को हम किस पर वैल्यू करें, फीफो लीफो, इन चीजों के लिए जजमेंट लगाया जाता है। ये जजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपने मतलब मैनेजमेंट ये तो देखना पड़ेगा ना, ये ठीक है तो ही ये माना जाएगा कि उसका डिस्क्लोजर है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर, और ये चेक करना आपका काम है। आप कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता है कि ऑडिट का मतलब खाली जो उसमें रिकॉर्ड्स में जो इंफॉर्मेशन है, जो जनरल एंट्रीज है, जो लेजर है, जो ट्रायल बैलेंस है, उसको चेक कर लिया और काम खत्म, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत तरीका है। ऐसा करके आप ऑडिट करेंगे तो ये गलत तरीके से ऑडिट हुई है ऐसा माना जाएगा, राइट। तो इसको ध्यान में रखें। अब जैसा मैंने आपको कहा था, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि ऑडिट में क्या नहीं आता। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में क्या आता है से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिट में क्या नहीं आता या क्या नहीं लेना है। देखो हमने स्कोप का क्रॉस लगाया हुआ है, यानी ये नहीं आएगा। नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब हमारी कैपेबिलिटी, हमारा स्किल, उसकी हम बात करें। कोई चीज अगर आपके डोमेन, आपकी स्किल कैपेबिलिटी से बाहर है, उसको आप कवर नहीं करें। इसका क्या मतलब है, स्किल कैपेबिलिटी से बाहर है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आज स्टॉक है, अब स्टॉक इस तरह के नेचर का या स्टॉक का नेचर ऐसा है, स्टॉक का जिस तरह का वो स्टॉक है वो, उसके लिए आपके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आज हम किसी रिफाइनरी की ऑडिट कर रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप की ऑडिट करते हैं, चलो रिफाइनरी तो बहुत बड़ा हो गया। अब रिफाइनरी या पेट्रोल पंप की जो ऑडिट है उसमें जो पेट्रोल का स्टॉक है वो कोई ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जाता ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स। उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है, प्लस उसका फिजिकल काउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो पेट्रोल है वो, अगर आप पेट्रोल पंप पे आपने कभी देखा हो तो आपने कहीं पेट्रोल के टैंक देखे रखे हुए जिसमें से पेट्रोल जमीन में से निकलता है। जमीन में कोई पाइपलाइन थोड़ी ना आ रही है, जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक जो जमीन में गाड़े हुए हैं उसके अंदर है। आपने देखा होगा पेट्रोल के टैंकर्स आते हैं बड़े बड़े, तो उसमें पेट्रोल फिल करते हैं, तो वो ऐसा कोई ढक्कन खोल के और अंदर पेट्रोल, ऐसा पानी के टैंक नहीं होता, वो सिंपल उसके ऊपर नोजल लगा होता है, उस नोजल से ही पेट्रोल अंदर जाता है, नोजल से ही पेट्रोल बाहर आता है। तो यू कैनॉट लाइक ओपन द लाइक जो भी उसका वो है ना, वो खोला आपने उसका ढक्कन एंड उसमें देखा कितना भरा हुआ है पानी, जैसे हम चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो वो फिर कोई ना कोई टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है। उधर स्टॉक का वैल्यू चेक करना इज आउट ऑफ आवर कॉम्पिटेंसी, दो इट इज एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो इट इज एन आइटम पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन वो हमारी कॉम्पिटेंस से बाहर है। सो वी आर नॉट लायबल टू एग्जामिन दैट, उसको चेक करना आपके लिए जरूरी नहीं है। सेकेंड, इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जस्ट इमेजिन अगर कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ले आए, ओके बहुत इजीली बन जाता है यार। आप किसी होटल में रुको, लाइक बहुत सारे इंप्लॉइज हैं जिनको हम ऑफिस के काम से बाहर भेजते होंगे, उन्होंने अपने ट्रैवलिंग बिल लगाए होंगे। अब ट्रैवलिंग बिल में क्या होता है कि वो जो ट्रैवल का बिल है उसमें होटल का बिल भी होगा, होटल वाला बना कर देता है। आप मतलब 1000 रुपए के होटल में रुके, वो आपको बिल बना कर दे देगा 2500 का। छोटे मोटे जो होटल होते हैं ओके ओके वो बना देते हैं, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो आपने रूम लिया 1000 रुपए का, उस होटल वाले को बोला 2500 का बिल बना दो, बना देगा। वो आपसे क्या लेगा, 1000 रुपए तो लेगा ही लेगा, प्लस 1500 रुपए एक्स्ट्रा उसने जो आपको बिल दिया उस पर जितना जीएसटी लग रहा होगा उतना पैसा आपसे ले लेगा, क्योंकि उसको बेचारे को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, वो जो भी 1500 रुपए के ऊपर जीएसटी लगता होगा 150 रुपए का वो दे दो। और आप अब बताओ वो बिल जो उस एम्प्लॉय ने लाके लगाया और एक कंपनी ने उसको 2500 दे भी दिए क्योंकि होटल का बिल उसने लगाया। अब ये जो बिल है, ये जो ऑडिटर ने लगाया है बिल, सॉरी एम्प्लॉय ने, उसको जब ऑडिटर चेक करेगा उसको तो बिल सही लगेगा। आप नहीं कर सकते उसके ऑथेंटिकेशन, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसका ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो क्या कर सकते हैं, लाइक दैट डज नॉट कम इन आवर स्कोप, वो हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर हो गया। ठीक है, ऑडिटर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर और ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन।
so into alleged wrongdoings. Auditor does not have any specific legal powers to search or recording statement of witness and oath. हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ऑडिटर हैं और वी डोंट हैव द लीगल पावर्स टू एग्जामिन, टू सर्च एंड सीज. जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है ना, इन्वेस्टिगेशन है या इनकम टैक्स में सर्च एंड सीज है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो सर्च एंड सीजर करने वाला बंदा होगा, उनके पास में बहुत एक्सक्लूसिव एंड एनलार्ज्ड पावर्स होती हैं. एक्सक्लूसिव एंड एनलार्ज्ड पावर्स का मतलब है कि वो लोग ये इवेलुएट कर सकते हैं, अंदर घुस के तोड़ फोड़ सकते हैं, चीजें खोद के देख सकते हैं. हमारे पास ये पावर्स नहीं. हम क्लाइंट को डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आप दो, वो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड देगा उसके बेसिस पे ऑडिट करनी है. अगर आपको लगता है कि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कम दी है, रिकॉर्ड्स हमें कम अवेलेबल कराए हैं, तो आप आगे फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. लेकिन वो भी खाली रिपोर्ट एंटिटी से डॉक्यूमेंट मांग के, अगर वो फिर भी ना दे तो हम रिपोर्ट में डाल सकते हैं. बाकी अदरवाइज वो हमारे पास पावर नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस के सर्च एंड सीजर करें. अच्छा, वो भी नहीं है कि एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है कि नहीं, शपथ दिलाकर हम उसको बोले कि अब हमें एक शपथ पत्र दीजिए, एफिडेविट जिसको बोलते हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हम एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट से, स्टाफ से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, रिकॉर्ड्स मांगते हैं. दे प्रोवाइड अस द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ यू फील दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट में डाल दो, दैट्स इट, इतना ही कर सकते हैं आप. दिस इज व्हाट स्कोप ऑफ ऑडिट में ये तीन चीजें नहीं आती हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन जो है स्कोप के ऊपर, व्हाट इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, वो दोनों तरीके से बन सकता है स्कोप के क्वेश्चंस. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमेशा ही बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकता है, और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन. मैं उन क्वेश्चन को भी डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लेता हूं जिन क्वेश्चन का नाम ही केस स्टडी है, खाली है नहीं उसके अंदर कुछ भी. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है कि दिखने में ही वो लग रहा है खाली केस स्टडी, बाकी केस स्टडी के नाम पर उसमें है कुछ भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एक क्वेश्चन आ गया, मिस्टर एक्स हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड सिंस मिस्टर जेड इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन ही इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ पब्लिक कंपनी. Before that, he has never conducted audit of any public company. So he is confused that what is not included or what should not to be included in scope. Right? One of his friend who is having experience 5 years greater than him suggested that there are certain items on which auditor cannot apply the professional judgment, should not be included in scope. But Mr. X is in opinion all items or everything should be included in scope. प्लीज एडवाइज हिम. नाउ दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ केस स्टडी, पर ये कितना सिंपल है. वो मिस्टर एक्स को ये कंफ्यूजन है कि स्कोप में क्या क्या नहीं आता या क्या क्या आता है. उनके एक दोस्त ने बोल दिया कि स्कोप में प्रोफेशनल जजमेंट लगाना नहीं आता, और वो कहते हैं नहीं आता, तो अब क्या करें हम. तो आपको बताना है स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता है. राइट, उसने क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं करा तो दोनों बताएंगे. उसने बोला कि मिस्टर एक्स ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन स्कोप, तो खाली ये बताना स्कोप में. अब इसको कोई केस स्टडी बोले तो ठीक है आप बोल सकते हैं, बट नॉट अ केस स्टडी. मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि यार इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम के अंदर, इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देयर इज लाइक कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, लोड का कोई काम ही नहीं है. हम लोगों को टीचर्स ने इतना ज्यादा कंफ्यूज करा हुआ है ना, बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज करा है ना, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा जो है ना पजल कर रखा है. बिल्कुल सिंपल पेपर आ रहा है, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो ध्यान से, पहली बार में आ जाएगा, 2 बार पढ़ लो, दूसरी बार में तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. तो अच्छा, एक स्टडी इस तरह का आ सकता है कि लाइक वो कुछ स्पेसिफिक दे दें. फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए जैसे रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसको क्वेश्चन को इस बना दिया. फॉर एग्जांपल मिस अनामिका इज अ न्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर और इज एन ऑडिटर व्हेन ही वाज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट. राइट, मैं इसका छोड़ के इस पे बनाता हूं इन्वेस्टिगेशन, ये अच्छा बनता है. सो व्हेन ही वाज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट, right, where the auditor was appointed, छोड़ो इसको, where he was conducting audit of a trust, so some of the employees of the trust as well as trustees has denied to give some documents to her. He complained to the main trustees of the trust, but those trustees also did not help her to obtain such documents. Now she is confused, right, and she is now planning to conduct investigation of that company, that trust, and trying to search out the documents at her own level by following the techniques adopted by income tax department in search and seizure. उनको डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे, ट्रस्टी को बोला, उन्होंने भी अवेलेबल नहीं कराया, तो अभी वो सोचने में सर्च एंड सीजर करना चालू कर देती है, जैसे इनकम टैक्स के एम्प्लॉय करते हैं. कैन यू डू दैट? यू कैनॉट डू दैट.
आपको बताना है तो आपको बता कर आना है कि अब आंसर कैसे लिखोगे। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन आया, उसने पूरे स्कोप में क्या आता नहीं पूछा, स्कोप में क्या नहीं आता सब चीजों पे नहीं पूछा, उसने एक बात पूछी कि इन्वेस्टिगेशन वो करना चाह रही है सर्च एंड सीजर, क्या वो कर सकती हैं क्या। आंसर इज लाइक पहले तो आप ये लिख कर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन 5 नंबर का लेंथ कैसे बढ़ाएं, इसीलिए देखो पैरा काम में आता है, ये वाला लिख कर ही आना है, ये वाला तो नहीं लिखना, इसका तो कोई रेलेवेंस नहीं, इस पर तो अलग से एमसीक्यू आएगा तो लिखेंगे, ये लिख कर आना है। फिर लिखना द स्कोप ऑफ ऑडिट डज नॉट इंक्लूड, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, सॉरी ये वाला 3rd नंबर का पॉइंट, right? Since an audit is not an official investigation, hence auditor does not have the power of investigator or legal powers of investigator like search and seizure. So Miss Anamika's contention to detect or to obtain the records or documents by following methods adopted by income tax department is wrong. She cannot do that. What max she can do is that if she feels that documents provided by management are insufficient, she can mention the same in audit report. That's it. इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये तो तय है कि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल नहीं, कोई सी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मैं अभी आपको ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में एक थोड़ा डिफरेंस समझाता हूं, नीचे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट है भी, अभी ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस का पॉइंट है ना, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कोप इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं, क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, देखो देखो पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन में स्टैट्यूटरी में लेके नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए स्टैचू से नहीं जोड़ो, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप जनरलाइज करो। इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का मतलब है किसी फैक्ट को फाइंड आउट करना, फाइंडिंग फैक्ट, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर, ठीक है, आइटम और लाइक कंपोनेंट, किसी पर्टिकुलर आइटम या कंपोनेंट और पर्टिकुलर एरिया, उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। जैसे डेटर्स है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन्वेस्टिगेशन बहुत रेयरली होता है ना, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जनरली नहीं करते। किसी एंटिटी को लगता है कि हमारे डेटर्स में फ्रॉड है और दे वांट टू डिटेक्ट दैट फ्रॉड अलोंग विद अमाउंट, रीजन, सब कुछ। अब ऑडिटर ऑडिट करता है तो डेटर्स भी चेक करे होंगे, लेकिन ऑडिटर तो ऑडिट सैम्पलिंग बेसिस पे करता है, 100% एग्जामिनेशन तो करता नहीं। तो ऐसे में वो ऑडिटर को उस डेटर्स में सारे फ्रॉड मिल गए होंगे, ये पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है मिल गए हो, बट लाइक वी कैन नॉट गारंटी, है ना, क्योंकि हम तो सैम्पलिंग करते हैं। अब दो हमारा सैंपल बहुत अच्छा होता है, दो हमारा सैंपल बहुत लाइक लेवल का होता है, लेकिन स्टिल 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 है तो ऑडिट ही ना, 100% एग्जामिनेशन तो होता नहीं, तो सारे फ्रॉड डेटर के पकड़ में आए होंगे। अच्छा, अब वो क्लाइंट ऑडिटर को नहीं बोल सकता आपने ऑडिट कर ली फिर भी नहीं पकड़े सारे फ्रॉड, समझाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। हम रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं, एक्यूरेसी की बात नहीं करते 100%। दो हमारा ऑडिट तरीका ऐसा होता है कि हम लोग सैम्पलिंग करने के बावजूद भी जो हमारा एग्जामिनेशन है वो बेटर ही होता है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोग सारे फ्रॉड ढूंढ ही लेते हैं। तो हो सकता है शायद आप कोई फ्रॉड ना ढूंढ पाए हो, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, दैट्स क्वाइट ओके, है ना। अब ऐसे में वो क्लाइंट बोल रहा है आपको कि सर, तो हमने कहा ठीक है इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, उधर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, अभी हम डेटर्स का 100% चेक करेंगे। एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो ये है, तो इसमें फैक्ट फाइंड आउट करना है। अब टू फाइंड आउट अ फैक्ट, टू फाइंड आउट द फैक्ट हमको 100% एग्जामिनेशन करना है, not of all financial statement, 100% examination of that particular item, that particular area, that particular component, उसका आपको 100% एग्जामिनेशन करना होता है, तभी तो पता चलेगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन कई बार ऐसा होता है कि स्टैट्यूटरी है, जैसे अगर आप कंपनीज एक्ट में जाते हैं तो सेक्शन 206 से लेके सेक्शन 229 तक के जो प्रोविजन है दे आर अबाउट इन्वेस्टिगेशन। उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक करूं तो सेक्शन 210 से लेके जो आगे तक के प्रोविजन है वो इन्वेस्टिगेशन के हैं, 221 तक वो इन्वेस्टिगेशन के हैं पॉइंट, है ना। उनमें स्टैट्यूटरी पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या एक और होता है ना, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, दे कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी कंपनी, वहां पे इन्वेस्टिगेटर वो भेजते हैं। वो स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन है, कोई कंपनी एमआई करा रही है वॉलंटरली, वो वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन है, इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन का फर्क है। तो ऑडिटर को, अब ये जो ऑडिट है वो उससे अलग होती है बिल्कुल। ऑडिट में दो चीजें, इन्वेस्टिगेशन एक तो स्पेसिफिक होती, ऑडिट जनरलाइज होती है, ऑडिट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है, ऐसे एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की नहीं होती। दूसरा जो
वो है क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें फैक्ट फाइंड आउट करना है। उसके अंदर ऐसे जनरलाइज्ड ओपिनियन नहीं होती, उसमें दो ही बातें होती है, यानी एक्यूरेट एब्सोल्यूट ओपिनियन होता है, या तो सही या तो गलत। या तो ऑडिटर वो इन्वेस्टिगेटर बोलेगा फ्रॉड है तो बताना पड़ेगा कहाँ है, कौन सा है, कितना है, और उसके बाद अगर कोई फ्रॉड निकल गया ना उस पर्टिकुलर चीज में, इन्वेस्टिगेटर जेल जाएगा, यानी मतलब ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का आरोप लगेगा। ऑडिट के केस में ऐसा नहीं होता, राइट। तो देखो, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। What is investigation? It is critical examination of, investigation is a critical examination. Investigation is a critical examination of accounts with a special purpose. Important है, with a special purpose. जबकि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जनरलाइज्ड, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। अब चूंकि जनरलाइज्ड है तो ऑडिट का स्कोप भी जनरल होगा। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप स्पेसिफिक एंड नैरो होता है। स्पेसिफिक एंड नैरो मतलब स्पेसिफिक एंड नैरो नॉट इन दैट सेंस, वैसे तो ब्रॉड है, बट नैरो इन द सेंस सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे आइटम का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आता है स्कोप में। अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना ही है आपको, ठीक है। ये हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन, सॉरी स्कोप। अब इसके बाद में है इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में एक सेपरेट और बड़ा टॉपिक है। तो अभी मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक बताता हूं, जैसे ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, ऑडिटर की क्वालिटीज क्या है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, हम रिपोर्ट किसको देते हैं, ये कुछ हम जनरल बातें करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दो बड़ी चीजें, एक तो है इनहेरेंट लिमिटेशन, एक हम टर्म आपको पढ़ाएंगे एंगेजमेंट, राइट। तो अभी अपन चलेंगे, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं लाइक ऑडिट वॉलंटरी है या कंपलसरी है एक्सेट्रा, उस पर अपन बात करते हैं। अब कैसे होता है ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी, देखो मैं यहाँ पर आपको ऑडिट के कुछ टाइप, मतलब टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ऑडिट के टाइप्स क्या होते हैं ना, वो हम डिस्कशन करते हैं एक बार। तो ऑडिट के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ऑडिट जो है दो तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? मैंडेटरी एंड वॉलंटरी, राइट। मैंडेटरी को स्टैचुटरी भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। मैंडेटरी मतलब स्टैचुटरी, स्टैचुटरी मतलब ये है वॉलंटरी। अब वॉलंटरी तो बहुत आसान है। वॉलंटरी मीन्स जो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो वॉलंटरी है, सिंपल सी। और जो स्टैचुटरी है मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वो मैंडेटरी है। देखो ऑडिट इज कंपल्सरी। अच्छा पहले मैं एक बार यहां पे और एक थोड़ा क्लियर करता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे तो रहेगा। नाउ फ्यू एंटिटीज नीड टू गेट their accounts audited compulsorily। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनीज में जाएंगे तो कंपनीज एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि भैया ऑडिट करानी ही करानी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। अंडर सेक्शन 139 आप चले जाओ, क्या लिखा है? एवरी कंपनी shall get their accounts audited। ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई उसकी बात करें, सोसाइटीज की अगर हम बात करते हैं, तो सोसाइटीज एक्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी लिखा है रजिस्टर्ड सोसाइटीज की ऑडिट कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी है। सो कुछ एंटिटीज के केस में, बाकी के केस में वॉलंटरी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वॉलंटरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑडिटर जो लाइक एंटिटी जो ऑडिट करा रही है वो अपनी मर्जी से करा रही है, अपनी मर्जी से फ्री फोकट खाली बैठे कोई नहीं कराता। अपनी मर्जी से मतलब उनको भी किसी ना किसी रीजन से करानी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई प्रोप्राइटरी फर्म है, अब प्रोप्राइटरी फर्म पे तो कोई लोन नहीं लग रहा। अच्छा यहाँ पर एक और मैं बताऊं, क्या इनकम टैक्स एक्ट में चले जाओ आप, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 44AB, उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे 44AB के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि 44AB में कि अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस करता है, उन्होंने नेचर ऑफ एंटिटी नहीं लिखा वहां पे नेचर ऑफ एंटिटी नहीं है।
आप कोई सी भी एंटिटी हो, अगर आपका टर्नओवर 44 एबी में एक लिमिट से ऊपर जाता है तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने ही है, उन्होंने ऐसा एक बना रखा है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा 44 एबी में अगर आप आ गए तो अब अगर 1 करोड़ की लिमिट है, बाकी जो भी रिवाइज हो गई वो लिमिट तो पता नहीं, अभी कोई एंटिटी प्रोप्राइटरी फर्म है, उसका मान लीजिए किसी एक्ट में तो कवर हो नहीं रही वो, अब इनकम टैक्स एक्ट में भी अगर हम जाए तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम करा 144 एबी के अंदर 1 करोड़ की लिमिट है, तो उसको टेक्निकली तो ऑडिट करानी नहीं है, लेकिन अब वो क्यों ऑडिट कराएगा, खाली बैठे तो कोई ऑडिट नहीं कराता ना, तो उसको बैंक से लोन लेना है, बैंक वालों ने बोला अपने अकाउंट्स ऑडिट कराओगे तो लोन मिलेगा वरना नहीं, अब कराना पड़ेगा। अब इसको भी हम लोग वॉलेंट्री बोलेंगे, तो टेक्निकली देखा जाए तो वॉलेंट्री का है, ये तो आपको किसी के कहने पे जबरदस्ती कराना पड़ा, लेकिन हमारे लिए वॉलेंट्री का मतलब है जो स्टैट्यूटरी नहीं है, अगर स्टैट्यूटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो वॉलेंट्री, चाहे आपने किसी के कहने से कराई हो या अपनी मर्जी से, ठीक है। सो सी, entities like companies are compulsorily required to get their accounts audited. Non-corporate entities may be compulsorily required to get their accounts audited under tax law. कॉर्पोरेट कंपनी के केस में तो मैंने बोला ना, कंपनी अगर आप हैं तो ऑडिट कराना ही है, कंपनी के केस में ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है, अब कंपनी है तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराना ही है, क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा है, अगर आप कंपनी नहीं है तो टैक्स लॉ में कराना पड़ सकता है। It is not necessary that audit is always legally mandatory. Many entities get their accounts audited voluntarily because of benefits from process of audit. हाँ तो इसीलिए कराते हैं, ऑडिट से फायदा मिल रहा है, फायदा क्या मिल रहा है बताया ना, बैंक से लोन लेना है, तो अगर अकाउंट्स ऑडिट करा लेंगे तो बैंक से लोन इजीली मिल जाएगा, गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है, कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट से आपको ग्रांट लेनी है, अब ग्रांट लेने के लिए गवर्नमेंट आपके रिकॉर्ड्स वगैरह को एग्जामिन करती है, देखती है, उसको जब लगता है कि आपके रिकॉर्ड्स का ऑडिट है तो वो मानते हैं कि यार ऑडिटर ने चेक कर लिया सब सही होगा, इसलिए देखो बेनिफिट मिल रहा है ना, फोकट में कोई चीज नहीं कराता है, किसी भी चीज से कुछ फायदा मिल रहा होता है तो ही हम कराते हैं ना। Some entities like schools may require to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from government. और entities have their internal rules, कुछ entities का अपना है, मैंने आज तक ऐसी, ये लास्ट वाली मैंने नहीं देखी, बाकी सब तो देखें, कंपनीज हैं उनकी ऑडिट होती है, सोसाइटीज की ऑडिट होती है, वो तो स्टैट्यूटरी हो गई, ऐसी भी एंटिटीज है जिनके ऊपर स्टैट्यूटरी कोई प्रोविजन नहीं लग रहा है, मैंडेटरी उनको ऑडिट नहीं करानी, लेकिन वो करा रहे हैं क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है ऑडिट कराने से। ऐसी जो एंटिटीज हैं जिनके अपने रूल्स हैं कि ऑडिट कराते हैं, ऐसी एंटिटीज कम होती है, मतलब वो नहीं कराते, और वो अगर कराते भी हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। इसलिए मैं यहां पर अगर ऑडिट के टाइप्स बनाने बैठूं तो ऑडिट का एक टाइप और बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा टाइप बताता हूं मैं आपको, देखो टाइप क्या बनेगा, अगर हम बात करें ऑडिट के टाइप पर, तो एक होता है फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट मतलब ईयर एंड पे होती है, एक होता है इंटरनल ऑडिट, ये ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, फाइनल ऑडिट ईयर एंड पर है, ये ड्यूरिंग द ईयर एंड होगा, होता क्या है, नॉर्मली फाइनल ऑडिट होती है बाय डिफॉल्ट, अगर हम जब भी ऑडिट बोलते हैं फाइनल ऑडिट है, ईयर एंड हो गया तब ऑडिट करेंगे, ऑडिटर आएगा, कोई सा भी हो, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे स्टैट्यूटरी, उससे मतलब नहीं है, स्टैट्यूटरी तो इतना ही तो है कि लॉ के कहने पर आप कर रहे हो, वॉलंटरी है तो आप अपनी मर्जी से करा रहे हो या कोई बेनिफिट मिल रहा है, पर वो ईयर एंड में हो रही है फाइनल ऑडिट। अब ईयर एंड के अंदर ऑडिटर जब आता है तो वो ऑडिटर ऑडिट में सैंपलिंग करेगा, पहली चीज, यानी 100% एग्जामिनेशन नहीं करने वाला, ठीक है, सैंपलिंग करेगा, 100% एग्जामिनेशन नहीं करेगा, तो बहुत सारे फ्रॉड एंड एरर हो सकता है पकड़ में ना आए, सजेशन नहीं देता, सुधार कैसे करें नहीं बताता, सजेशन नहीं देता हम लोग को, और सेकंड फ्रॉड्स एंड एरर जो पकड़ में आते भी हैं, फ्रॉड्स एंड एरर आर डिटेक्टेड एंड ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल भर फ्रॉड एंड एरर होते रहे, सुधार नहीं पाए क्योंकि पता ही नहीं चला। तो अब ये जो ईयर एंड ऑडिट हो रही, अब मैं फिर बता दूं, यहाँ फाइनल ऑडिट जो है वो वॉलेंट्री है या स्टैट्यूटरी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, वो स्टैट्यूटरी है या वॉलेंट्री उसको भूल जाइए आप, वेदर स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी और वॉलेंट्री भूल जाओ, ऑडिट मैंडेटरी हो वॉलेंट्री हो, बस ऑडिट अगर हो रही है, फाइनल ऑडिट है साल के एंड में हो रही है, तो जो ऑडिटर है
वो ऑडिट करने आएगा, वो सैम्पलिंग करेगा, 100% एग्जामिनेशन नहीं करेगा, तो सारे फ्रॉड एंड एरर ढूंढ नहीं पाएगा, एक नुकसान। सेकंड, वो सजेशन नहीं देता सुधार कैसे करें। तो एंटिटी को लगा यार ऑडिट हो रही है और लोगों तक रीजनेबल अश्योरेंस भी जा रही है, तो ऐसा कोई तरीका हो कि हम लोग को कुछ कुछ, ये मैं लास्ट वाले के लिए बता रहा हूँ, देखो इनके लिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहते हैं कि 100% एग्जामिनेशन हो जाए, उसके लिए तो टाइम चाहिए। हाँ तो टाइम दे देंगे ना, साल के बिगिनिंग में बुला लो, जैसे अप्रैल में ईयर चालू हो, मई से बुला लो और उसको बोलो भाई तू तो रोज आ ऑडिट करने, पैसे तो ले लेगा, फाइनल ऑडिट होती है उसके 10 लाख 1 लाख रुपए लेता तो उसके 4 लाख ले लेगा, इतनी सी तो बात है। अब वो पूरे साल भर ऑडिट करेगा, लगभग पूरे साल भर वही है, 100% एग्जामिनेशन। सेकंड, वो हमें फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्टेड इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली भी ना सही तो बहुत नियर टू, जल्दी से फटाफट से पता कर लेता है। तो ऐसे में हम सुधार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें सजेशन देता है। सजेशन देने का मतलब वो हमें ये बताएगा कि आपके यहाँ पे अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस है, कोई कमी है, तो उसको सही कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें, ये फायदा है। तो कुछ एंटिटीज अपनी इंटरनल ऑडिट कराती हैं, राइट, ये उनके लिए है जनरली इंटरनल ऑडिट। अच्छा, कुछ केसेस में तो इंटरनल ऑडिट भी कंपलसरी हो गई आजकल, पहले तो नहीं थी, आजकल कंपलसरी हो गई। ये फाइनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट भी आजकल हो गई, इंटरनल ऑडिट में भी वो भी दो हो सकती है, मैंडेटरी और वॉलंटरी। बट हाल फिलहाल मैंडेटरी की बात करें तो अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट कुछ कंपनीज को करानी, कुछ को, फ्यू कंपनीज और फ्यू क्लास ऑफ कंपनीज शेल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। फ्यू क्लास ऑफ कंपनी, सबके लिए नहीं, फाइनल ऑडिट में तो सबके लिए, तो ये डिफरेंस है, राइट। आगे चलते हैं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बीच में टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, अब इस पे जा रहे हैं हम लोग। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जनरली ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर्स, हाँ नॉर्मली तो यही होता है, ठीक है। और इन सम केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ, कुछ केसेस में जैसे बैंक्स वगैरह में हो सकता है, कुछ केसेस में जनरली ओनर्स, लाइक कंपनी है, शेयर होल्डर्स, हाँ यही रूल है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे, प्रोप्राइटरी फॉर्म है, प्रोप्राइटर अपॉइंट करेगा, ट्रस्ट है, ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे। सो जो भी ओनर्स है वही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। कुछ केसेस में है ना, जैसे बड़े गवर्नमेंट बैंक्स हैं या जिसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है, उधर ऐसा हो सकता है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट, ये रूल, मेन रूल ये है, नीचे के रूल इसी से निकले कि इस, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करेंगे इन जनरल मीटिंग, राइट। पार्टनरशिप फर्म के केस में ऑडिटर पार्टनर्स ऑफ फर्म अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में C&AG, ये ध्यान में रखना, वैसे फिर हम आगे और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर बहुत सारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सरकार, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी मतलब मेजॉरिटी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की होगी, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, राइट। कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी मींस मेजॉरिटी कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इन सच केस गवर्नमेंट जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, मेजॉरिटी शेयर होल्डर वही है। अब ऐसे में गवर्नमेंट तो पर्सनली आ नहीं सकती ना, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। बेटा कंट्रोलर मत कर देना, स्पेलिंग सही है, कहीं आप इसको काट के सही कर दो स्पेलिंग कि शायद सर ने गलत लिखी होगी, कंट्रोलर ही है, ठीक है। एन ऑडिटर में ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इन फ्यू केसेस। ये क्वेश्चन आने के चांसेस लाइक ऑलमोस्ट लाइक नो चांस ऑफ क्वेश्चन। अब मैं जब ये लिखता हूं नो चांसेस ऑफ क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं आएगा, मैंने भाई पेपर नहीं बनाया, नीट का पेपर आउट होता है, सीए का थोड़ी ना होता है। नीट का पेपर आउट होता है हमारे इंडिया में, उसको वो उसमें तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई ना, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई वहां पे करप्शन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन सीए में अभी तक तो अपने साथ एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है, तो अभी तक तो अपने सीए के पेपर आउट नहीं होते, इसलिए मुझे तो पता नहीं है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, पास 10 के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बहुत। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, अगेन इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर क्या क्या होती है, तो कुछ जनरल क्वालिटीज हैं जो ऑडिटर के अंदर होनी ही चाहिए, जैसे टैक्ट, मतलब आपके अपने कुछ वो मोरल वो हो, कॉशन, आप हमेशा सावधान रहेंगे, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिएशन,
इंडस्ट्री नॉलेज, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस, रिलायबिलिटी। सिंपल है क्वेश्चन, मतलब सावधान रहिए। फर्मनेस मतलब आपके स्वभाव में नरमी हो। टेम्पर मेंटेन करना होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है क्लाइंट के साथ में। इंटीग्रिटी मेंटेन करें, आप किसी के भी दबाव में या किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आएंगे। डिस्क्रिशन, आपका अपना जजमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्री की नॉलेज हो, जजमेंट लगाना आना है। पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की बात सुनना और क्लाइंट से इंफॉर्मेशन निकलवाना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क, खासतौर पे एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन निकलवाना। क्लियर हेडेडनेस, क्या काम करना है इसको लेकर एकदम क्लैरिटी हो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ही मस्ट हैव द शाइन ऑफ कल्चर एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी आप मेंटेन करें, इंडिपेंडेंस हमारी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है। इसके अलावा ही मस्ट ऑल्सो हैव सम बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, राइट, फ्रॉम द टेक्निकल, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जैसे एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ये तो है ही, ये तो हमारी टेक्निकल नॉलेज है। जनरल क्वालिटीज जो ना ह्यूमन नेचर होता है वो सब आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। छोटा कोई क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। टू whom ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट द पर्सन हु अपॉइंट्स हिम। फॉर एग्जांपल, कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर कर, गिव द रिपोर्ट शेयर होल्डर्स। फर्म के केस में पार्टनर्स करते हैं, पार्टनर। गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको रिपोर्ट देगा, सिंपल। सो दिस इज हाउ एन ऑडिटर गिव्स हिज ऑडिट रिपोर्ट टू लाइक अदर्स। ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत छोटा सा है ये जो लास्ट के टॉपिक, इस पे भी देखो कोई क्वेश्चन है सच, नॉट नो क्वेश्चन है सच। फिर भी आप एक बार गो थ्रू जाना जरा सा टॉपिक, तो MCQ वगैरह बन जाए तो बन सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाला, बहुत ज्यादा इस पे कुछ नहीं करना होता। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास जो बड़ा टॉपिक है वो है इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड एंगेजमेंट। ये दो टॉपिक है हमारे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, दोनों इंपॉर्टेंट है। और इनहेरेंट लिमिटेशन पे तो ऐसे नहीं बनता पूरे इनहेरेंट लिमिटेशन पे जनरल क्वेश्चन, अंदर के किसी एक दो टॉपिक पे बनेगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। ये इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब है कि ऑडिट करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स नहीं एक्चुअली, ये ना मतलब कमियां हैं, ऑडिट की कमियां जिसको बोलते हैं ना, लिमिटेशंस मतलब कमियां। तो ये ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस है, कमियां हैं जो होंगी, मतलब ये ऑडिट के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ऑडिट का प्रोसेस ही ऐसा है कि ये कमियां हैं, इनको दूर, और इनहेरेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इन्वॉल्व है, तो इन्हें दूर करना ना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब लाइक इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम लोग इनको दूर कर सके। तो भाई क्या कर सकते हैं आप? अगर ऑडिट ढंग से करेंगे, ऑडिट अच्छे से करेंगे, तो इनके इम्पैक्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है। बट चूंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं तो ये जनरली ऑडिट में होती ही होती हैं, इनमें ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, एक चीज है ना। तो दे आर कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशंस, पॉइंट नंबर 1। अब देखो इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। सी, पहले हम इसके बारे में एक जनरल बात पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस। और ये जो लिमिटेशंस है, मैं फिर बोल रहा हूं, इनहेरेंट लिमिटेशंस है, मतलब ये ऑडिट के प्रोसेस का पार्ट है, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये रहेंगी। ये भी एक बड़ा रीजन है इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस ले पाते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले पाते। एक तो बड़ा रीजन है ही कि हम सैंपलिंग करते हैं, 100% एग्जामिनेशन नहीं करते, इस वजह से हम लोगों को एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलता। लेकिन और ये जो नीचे इनहेरेंट लिमिटेशंस आप अभी पढ़ेंगे, ये भी कुछ रीजंस है जिनकी वजह से ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है, एब्सोल्यूट नहीं मिल पाता। वो तो रीजन है ही, सी, ड्यू टू विच ऑडिटर इज कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, राइट। मैं फिर बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलने का, मैं यहां लिख देता हूं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलने के रीजंस। ठीक है, एक तो ये है ही दैट वी डू सैंपलिंग, 100% एग्जामिनेशन हम नहीं करते। ठीक है, 100% एग्जामिनेशन नहीं करते। एंड सेकेंड, इनहेरेंट लिमिटेशन। अगर इनहेरेंट लिमिटेशन ना होना, फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि जो अश्योरेंस है वो एब्सोल्यूट तो ना आए, बट उसके नियर टू हम पहुंच जाए, राइट। अब क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है देखो, और ये वो लिमिटेशंस है जिन्हें दूर भी नहीं कर सकते आप, मतलब ये है इनबिल्ट है। अगर ये दूर हो सकती होती तो अब तक हम लोगों ने, ऑडिट तो कितने सालों से चल रही है, अब तक इंस्टीट्यूट ने कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना के, या ऑडिट के जो प्रोसीजर है जिसको करके हम आगे पढ़ेंगे, जिनको करके हम ऑडिट करते हैं,
इंस्टीट्यूट ने उस प्रोसीजर में कुछ ऐसा कर दिया होता ना, कोई चेंज कर दिया होता, या प्रोसीजर को इस तरीके से बनाया जाता कि हम इनहेरेंट लिमिटेशंस को अवॉइड कर दें, बट ये अवॉइड नहीं हो सकती, ये रहेंगी। ये इसको आप थोड़ा अच्छे से अगर ऑडिट प्लान कर लेंगे तो थोड़ा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आओ देखो क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का जो प्रोसेस है, ऑडिटर का नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का जो प्रोसेस है, उसकी वजह से भी ऑडिटर को दिक्कत आती है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग मैनी जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट व्हिच मे हैव इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और अनसर्टेनिटी। बिल्कुल है, मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब एस्टिमेशन होगा ही होगा, मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगाता है। कोई एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसके लिए लाइफ को एस्टिमेट करना। अब लाइफ का एस्टिमेशन है, आप कोई दो अलग अलग लोग अगर उसकी लाइफ का एस्टिमेशन करेंगे अलग अलग आ सकता है, प्रोविजन दो अलग अलग लोग बनाएंगे अलग अलग आ सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। अच्छा, अब ये आइटम भी ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्टिविटी, जिनमें डिसीजन मेकिंग होगी, और जब कभी भी किसी चीज में डिसीजन मेकिंग आ जाती है, किसी भी चीज में जजमेंट लगता है ना, मैनेजमेंट लगा रहा है बट जजमेंट लगाता है, तो उसमें अनसर्टेनिटी और सब्जेक्टिविटी आएगी। सब्जेक्टिविटी का मतलब है दो अलग अलग लोग अगर वही काम करें तो दोनों अलग अलग जो है जजमेंट लगा सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल तो पता ही नहीं है, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन ही तो है, एक्चुअल बैड डेट्स कितने होंगे पता नहीं। तो ऐसे में हम लोगों के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम जब चेक करने जाएंगे हम क्या करें बताओ? परचेज है तो उसका बिल होता है, सेल्स है उसका बिल है, खर्चे हैं उसका बिल होता है, परचेज खर्चों का बिल है, तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे, बिल को देख के हम लोग इवेलुएट कर लेंगे, कोई बात नहीं खास तौर पे। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई सब्जेक्टिव डिसीजन है, कोई अगर इस तरह का आइटम है प्रोविजन वगैरह, तो उसको हम लोग क्या करें बताओ? मतलब हम मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमने प्रोविजन 15,000 बनाया, उसका हमने पूछा रीजन कैसे बनाया, उसने बता भी दिया, अभी हमें सही मानना ही पड़ेगा। 99% केसेस में हमें मानना ही पड़ता है, वही हमारा एक तरीका है। सो ऐसे केस में ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या करें बताओ? परचेज का बिल है, सेल्स का बिल है, खर्चों का बिल है, हम लोग एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं। 100% चेक नहीं कर रहे इसलिए एब्सोल्यूट नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन अगर 100% चेक करते तो एब्सोल्यूट आ जाता, क्योंकि वहां पे पॉसिबल है। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो अगर आप 100% चेक कर लोगे तो भी एब्सोल्यूट नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ही तो है। अब वो सही गलत कैसे जज करें हम लोग, थोड़ा मुश्किल होता है, हमें भी अपना जजमेंट लगाना पड़ता है, फिर सब्जेक्टिविटी। While preparing financial statement, management is responsible for devising suitable internal controls. राइट, अभी अलग पॉइंट एक्चुअली इन्होंने नेचर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डाल दिया क्योंकि उससे कनेक्टेड है, बट ये पॉइंट दो है तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ए ठीक है, दूसरा ये बी। हमने पीछे डिस्कशन किया था इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट लगाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते समय मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाता है। इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि वो जो कंट्रोल्स है मे नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वैसे तो मैनेजमेंट अच्छे इंटरनल कंट्रोल लगाता है, मैनेजमेंट कोशिश करता है कि इंटरनल कंट्रोल बेटर हो, क्योंकि मैनेजमेंट भी नहीं चाहता कि रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारी इंफॉर्मेशन में कोई भी मिस स्टेटमेंट्स। बट अब हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल जो लगाया वो उतने अच्छे से काम ना कर रहा हो। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं ऑडिट करते, तो ऑडिट में हमने कहा था ना ऊपर स्कोप के अंदर, अगर आपको याद हो कि हम लोग स्कोप में ऑल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, उसमें था इंटरनल कंट्रोल चेक करो। हमने इंटरनल कंट्रोल चेक करा, बहुत अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, ढंग से दिख रहा है हमको, तो हमको लगा इंटरनल कंट्रोल आगे तक अच्छा ही काम करेगा। आपने इंटरनल कंट्रोल अच्छा है ऐसा जानकर आपने सैंपल छोटा लिया और आपने कम आइटम्स को चेक करा। नाउ इसका इफेक्ट देखो आप, अब पता चला वो इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहा है ना। आपको लगा इंटरनल कंट्रोल बढ़िया काम कर रहा है, एक दो ट्रांजैक्शन चेक करके देखे होंगे उसमें सही काम कर रहा है, तो हमने सैंपल छोटा लिया। बट बाद में पता चला इंटरनल कंट्रोल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम नहीं करा, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शंस आप छोड़कर आ गए ये सोचकर इंटरनल कंट्रोल बढ़िया काम कर रहा है, और वो इंटरनल कंट्रोल ने कुछ दिन अच्छा काम करा फिर ढंग से काम नहीं करा, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप चेक नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। वो ट्रांजैक्शन गलत है बट आपने चेक ही नहीं करा, सैंपल में लिया ही नहीं उनको, कुछ नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं है, राइट। फिर अब इसका इलाज ये कि आप या तो इंटरनल कंट्रोल 100% चेक करो, वो पॉसिबल नहीं है, सैम्पलिंग करना होता है। तो ये दो लिमिटेशंस है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तरीका ही ऐसा है कि हम अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते।
इस इनहेरेंट लिमिटेशन को दूर किया ही नहीं जा सकता, चाहो या ना चाहो। ठीक है। सेकंड देखो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देखो, हम जो ऑडिट करते हैं उसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, कुछ लीगल लिमिटेशंस है। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हमको सैंपलिंग करनी पड़ती है, यहां पे लिखा भी हम लोगों ने, ठीक है ना, सैंपलिंग वाला पार्ट। ही फॉर्म्स ओपिनियन बेस्ड ऑन सैंपल, ये 100% एग्जामिनेशन नहीं होता, तो हर ट्रांजेक्शन को चेक करना पॉसिबल नहीं है। ही फॉर्म्स ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैंपल, नॉट एवरी ट्रांजेक्शन, नहीं है पॉसिबल। क्या करें, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, लीगल नहीं बोल रहे, प्रैक्टिकल लॉ नहीं बोल रहा है। लॉ तो कह रहा है आप कर सकते हो 100%, तो करो। लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके 100% एग्जामिनेशन करने से या सैंपलिंग करने से, लॉ कह रहा है कि करो, बट हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर ऐसा करेंगे तो पूरे साल में 5 एंटिटी की ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जितना रेवेन्यू हम 20 ऑडिट से कमाते हो उतना 5 से कमा लेंगे, फीस बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी ऑडिट करने में हमको इतना टाइम लग जाएगा कि एंटिटी का अगला साल खत्म हो जाएगा और आप पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पाओगे, तो इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लीगल लिमिटेशन क्या है, राइट, पीछे हमने पढ़ा था, ऑडिटर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, मैनेजमेंट may not provide complete information and there is no way by auditor which auditor can force management to provide complete information। हम क्या करें, मतलब इन्वेस्टिगेटर अगर होता है जो लॉ के थ्रू आया, जैसे इनकम टैक्स में आ रहा है, कंपनीज एक्ट में आ रहा है, उसको लगता है अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं दे रहा, वो सर्च एंड सीजर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट में डाल सकते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना कराए, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और हम चाहकर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। थर्ड, मैनेजमेंट मे कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपुलस पीपल who may conceal fraud, designing sophisticated and carefully organized scheme। अभी मैनेजमेंट में कोई आदमी है, टॉप मैनेजमेंट के लोग बहुत ना दिमाग लगाकर काम करते हैं, वो पोजीशन पे ही ऐसे हैं। अभी पॉसिबल है कि उन लोगों ने कोई इस तरीके से फ्रॉड को डिजाइन करा हो, सोफिस्टिकेटेडली और केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम का मतलब फ्रॉड्स इतना अच्छे से उन्होंने प्लान करके कराए, इतना बढ़िया से उन्होंने फ्रॉड प्लान करके कराए कि आप चाहकर भी फ्रॉड्स को पकड़ नहीं पा रहे। अब देखो, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम एक्सपर्ट हैं अकाउंट्स के, तो डॉक्टर हैं, हम पूरी ऑपरेशन कर देते हैं अकाउंट्स का, लेकिन फिर भी हमने सैम्पलिंग करी है। और फिर अगर किसी ने बहुत अच्छे से, हो सकता है मैनेजमेंट में भी कोई बंदा हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई बहुत बहुत एक्सपीरियंस बंदा हो, तो हो सकता है आप उनको ना पकड़ पाए, इसका कोई तरीका नहीं, ठीक है, कोई तरीका नहीं। हो सकता है मैनेजमेंट प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, अभी बताया था ना हमने कि पीछे कि अगर आपको फर्जी परचेज का बिल लाके दे दिया, होटल का बिल, क्या करोगे आप, नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को चेक करना हमारे लिए एक लिमिट तक ही पॉसिबल है, एक लिमिट से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। थर्ड, ये पॉइंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी इन्होंने, ये इसी में आ गया, दैट ऑडिट इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तो हमारी लीगल लिमिटेशन है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब ये क्या होता है, देखो, द रेलेवेंस, इस पॉइंट को समझने में थोड़ी आपको परेशानी आएगी ना, तो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अलग पॉइंट है ना, इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, ये पॉइंट में थोड़ी परेशानी आती है। रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम, एन ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। देखो क्या होता है ना कि लाइक पूरे साल भर आप रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन, मैनेजमेंट की बात करो, अप्रैल से एंड ऑल, ईयर के एंड तक आते आते कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो इरेलीवेंट हो जाती है। मैं एग्जांपल समझाता हूं, आपने किसी को माल बेचा उधार, ठीक है, अप्रैल में या मई में, जून में, तो उस समय एंट्री करी होगी आपने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मान लो सितंबर में उसका पैसा आ गया, तो डेटर का अकाउंट जीरो हो गया। अब डेटर का अकाउंट जीरो हो गया मतलब उसका बैलेंस जो है ना वो जीरो आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में वो आ ही नहीं रहा होगा, यानी वो डेटर आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा होगा अभी इस समय, आपको पता ही नहीं है वो डेटर है, बट लेकिन वो है साल मतलब क्लोजिंग में नहीं है, बट ड्यूरिंग द ईयर तो था। अब वो ट्रांजेक्शन की इंपॉर्टेंस साल के एंड तक आते आते खत्म, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंफॉर्मेशन अब उसका यूटिलिटी नहीं रहा, ठीक है। सो ये पॉसिबल है कि आपकी उस इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी ना रहे। अच्छा, दूसरा, फिर उस इंफॉर्मेशन को चेक करने में, क्योंकि अब 31 मार्च की बैलेंस शीट में तो वो डेटर दिख ही नहीं रहा। अब मान लो मुझे पता है पूरे साल भर में ऐसे बहुत सारे सेल्स के पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं उधार में जिनको हमने उधार माल बेचा, वो हमारे डेटर बने, बट चूंकि उनका पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर आ गया, तो उस ईयर एंड में बैलेंस शीट में वो हमारे को एज ए डेटर नहीं दिख रहे। अब जब वो बैलेंस शीट में आ ही नहीं रहे, तो 31 मार्च को बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहे, तो मैं वो जो बीच के ट्रांजेक्शनों को चेक करके करूंगा भी क्या। मान लो मैंने चेक कर लिया ना, फाउंड डेटर्स आर ओके, डेटर्स सेल्स एंड ओके, डेटर्स ओके, और पेमेंट आ भी गया, लाइक वो सब चेक कर भी लिया, फर्ज कीजिए, तो भी क्या फायदा, मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है, राइट। वो अगर गलत है, सही है, तो भी बैलेंस शीट में तो दिख ही नहीं रहा। तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को चेक करने का, उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को चेक करने में जो हम अपना कॉस्ट और टाइम लगाएंगे,
हमारा कॉस्ट तो खैर टाइम ही है हमारा, उससे जो चेक करके जो यूटिलिटी मिलेगी वो उतनी नहीं है कि हम लोग उसको चेक करें। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। देखो आप समझो, पूरे साल की 31 मार्च की बैलेंस शीट में जो फिगर्स दिख रहे होंगे उन्हीं के ऊपर प्रोसीड करेंगे ना। अब डेटर्स दिख रहे हैं हमारे को 10 करोड़ के, लेकिन एक्चुअल में पूरे साल भर का अगर निकालू तो डेटर 50 करोड़ के, पर 40 करोड़ के डेटर्स वो हैं जो ओपनिंग में थे बट बीच में पेमेंट आ गया, साल के बीच में बने बट पेमेंट आ गया, तो 31 मार्च को नहीं दिख रहे। तो उन डेटर्स को चेक करके जो टाइम लगेगा, जो हमारा खर्चा होगा, खर्चा तो क्या मतलब हमारा टाइम ही है, वो कॉस्टिंग ज्यादा है और उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो उतना नहीं है। सो यहां आकर क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। अब मान लो उस इंफॉर्मेशन को आपने छोड़ दिया और उसी में कोई फ्रॉड था और आप नहीं कर पाएंगे डिटेक्ट। अब ये करना ही पड़ता है, वरना तो अदरवाइज फिर वही पॉइंट है, हर 100% हम इंफॉर्मेशन चेक करें, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, राइट। लास्ट, फ्यूचर बेनिफिट्स। Adverse events may seriously affect ability of entity to continue financial statement or its business. The business may cease to exist in future due to change in market condition or new business model emerges or etc. Now this is not a limitation of audit. ये इन्होंने डाल दिया बट हम ये ऑडिट का लिमिटेशन नहीं होता है, टेक्निकली नहीं। फ्यूचर में इवेंट होगा तो आज जो एंटिटी आपको अच्छी लग रही है, जो हो सकता है आपने लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रू एंड फेयर, तो फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो गया अब सडनली कि लाइक नहीं हो पा रहा है बिजनेस कंटिन्यू, क्या करोगे आप? तो एंटिटी की परफॉर्मेंस खराब, लोग आप पे डाउट करेंगे, आपने ऑडिट ढंग से नहीं करी। मैंने तो ढंग से की थी, बट अब दिसंबर तक आते आते लाइक क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, बहुत सारे वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो रखा है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है तो बहुत सारे शिप नहीं जा पा रहे, माल खराब हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लाइक ये सब हो रहा है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंटिटी का बिजनेस डाउन हो गया, लोग कहेंगे आपसे कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं करी, आपने तो बोला था ट्रू एंड फेयर है, बट एंटिटी तो बंद हो गई। वी कैन नॉट डू इट। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो अवॉइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इस पर देखो, क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक तो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब वो किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, नेचर ऑफ ऑडिट, प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशंस, इन पर दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा लाइक ऐसा लोड नहीं लेना है। सिंपल क्वेश्चन आता है। अभी हम जब इस चैप्टर के एंड होने के बाद में इसके जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जो एग्जाम में आए हुए हैं पास्ट एग्जाम्स में, वो हम देखेंगे। प्लस जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक दो केस स्टडीज हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि केस स्टडीज किस तरह की आ रही हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, केस स्टडीज जो लेनी है वो इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल में वो वाली पढ़नी है। जो भी केस स्टडीज उन्होंने दी है ना, वो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं जिसमें फिर एक पैरा होता है, नीचे 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं, वो लेना है। एग्जाम वाले तो लेने ही है, बाकी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इस केस स्टडी के अलावा जो बाकी क्वेश्चन है उनको देखने की जरूरत नहीं होती है, वो कोई इरेलेवेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न, फिर उसके बाद एग्जाम्स के क्वेश्चन लेंगे, राइट। दिस इज हाउ विल डू द ऑल क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स, राइट। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे, आज का लेक्चर हम यहीं रुकेंगे, खत्म करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे एंगेजमेंट, ठीक है।